हेलो गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूई यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके क्या एम्स रहे, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या क्या फंक्शंस है, इसका क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है और क्या क्या इसके अंदर वर्क किए गए हैं और ये कितना सक्सेसफुल रहा है, ये सब हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से बनते हैं, जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी DSSB, CTET, TET, UP TET या फिर आप मान लो KVS, NVS, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक तिब्बतियन प्रोवर्ब के बारे में बताना चाहूँगी। ये प्रोवर्ब है, अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। तो मुझे लगता है कि जो यूई है इसका काफ़ी रिलेशन है इस प्रोवर्ब से, या हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें बताया गया है कि जो एक चाइल्ड है अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो उसी तरह जिस तरह एक बर्ड है उसके पास विंग्स ना हो, तो अगर बर्ड के पास विंग्स नहीं होंगे तो इसका मतलब उसके पास फ्रीडम नहीं है, वो फ्लाई नहीं कर सकती, वो एक्सप्लोर नहीं कर सकती, वो अपने लिए इतनी कैपेबल नहीं हो सकती कि वो अपने लिए कुछ खाना बना सके या अपनी अर्निंग के लिए कुछ भी कर सके, तो वो नहीं कर सकती, वो फ्री नहीं होती। तो इसी तरह एक बच्चा है, अगर उसको एजुकेशन ना दी जाए तो फिर वो किसी आप समझिए कि वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएगा। एजुकेशन अगर उसमें अच्छे से इम्पार्ट की जाए तो काफ़ी कुछ लाइफ में कर सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, नेशन। तो इसलिए मैंने आपको ये प्रोवर्ब बताया। यूई का क्या बेसिक एम भी यही है कि सभी बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिले फ्रॉम द एज 6 to 14। हम देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का। तो जो फॉर्मल एजुकेशन जो एलिमेंट्री स्टेज पर सेट की जाती है, यानी जब बच्चा अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करता है फ्रॉम द एज 5 to 7, या जब भी वो स्कूल के अंदर जाता है, तो जो भी उसको एजुकेशन उस लेवल पर दी जाती है उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को अगर वो स्टार्टिंग में दी जा रही है तो हम ये भी समझ सकते हैं कि वो एक फाउंडेशन है, क्योंकि जो बच्चे की जो भी इंटायर ग्रोथ है बच्चे का या उसका डेवलपमेंट है, उसको अगर एस्पेक्ट देखें तो मेंटल, फिजिकल, सोशल सभी तरह का डेवलपमेंट जो है वो जो भी उसका स्टार्टिंग में उसे चीज़ें बताई जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सब डिपेंड करता है एलिमेंट्री एजुकेशन पर। तो इसलिए अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो जो है ये जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको जो कोठारी कमीशन था, जो एजुकेशन के फील्ड में आप काफ़ी सुनते होंगे कोठारी कमीशन को, तो कोठारी कमीशन ने कुछ कैटेगरीज में प्राइमरी एजुकेशन को डिवाइड किया था। एक लोअर प्राइमरी थी, एक हायर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी में 4 ईयर ड्यूरेशन थी और इसके अंदर जो है वो 6 to 10 ईयर के जो बच्चे थे वो आते थे, और हायर प्राइमरी में 10 to 13 ईयर के बच्चे 3 ईयर ड्यूरेशन थी। तो अभी हम अगर देखें तो यूई जो है वो अगर यूई का माने तो यूई क्या है, तो यूई का मतलब है कि हम दैट एजुकेशन फॉर ऑल एंड नॉट फॉर फ्यू एंड रिकॉग्नाइजिंग चाइल्ड्स बर्थ राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंपलसरी की जाए, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लाइक अगर वो किसी अलग कास्ट का है या वो गरीब है या और भी अदर फैक्टर्स उसके अंदर आ सकते हैं, तो वो सबको हटा दिया जाए और उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। यही मतलब था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का। तो जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन थी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, लाइक इलिटरेसी इरेडिकेशन, कि हम जो इलिटरेसी है उसको हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, कि जो अनपढ़ रह जाते हैं लोग, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। लाइक जो एरिया है रूरल एरिया मान के चलो, तो स्कूल अगर बहुत दूर है और बच्चा बहुत गरीब है तो उसके माँ बाप उसको नहीं भेज सकते, उसको उसकी स्कूल की बजाय उन्हें ज़बरदस्ती काम पर भेजना पड़ता है, क्योंकि घर का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है कि सभी लोग मिलकर जो है वो अर्निंग करें, क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब होते हैं। तो ऐसे में बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो रोज़ रोज़ बच्चे को इतनी दूर स्कूल भेजें। और जो है वो अगर एजुकेशन फ्री नहीं होगी तो इतना कोई बहुत कम लोग होंगे कि वो जो है वो एजुकेशन को पे कर पाए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे जो है वो गरीब जो है वो निचले तबके के लोग हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो खुद का सर्वाइवल उनका हो जाए। एजुकेशन तो काफ़ी दूर की बात है। तो हम इसी जो इलिटरेसी है इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। और सेकंड था कि मैथमेटिक्स और साइंस इसकी स्किल को बच्चों को दिया जाए। तो जो NCERT की बुक्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाती है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो इसकी बुक्स है, ये जो काउंसिल है इसकी बुक्स जो है वो स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है। तो उसमें क्या है कि
वो पॉइंट आउट करते हैं इन चीज़ों पर कि बच्चों का बेसिक स्किल जो उनके होते हैं उनका डेवलपमेंट हो, मैथमेटिक्स में, साइंस में, इन दोनों सब्जेक्ट के थ्रू हम उनको बेसिक स्किल उनके अंदर डेवलप कराएं, क्योंकि बच्चे के अंदर स्किल होना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर उसके अंदर स्किल है तो ये श्योरिटी है कि वो इन फ्यूचर कुछ ना कुछ काम करके जो है वो अर्निंग कर सकता है। और उसमें बच्चे में डेवलप करें हम हेल्थफुल लिविंग हैबिट्स, यानी कि सैनिटाइजेशन की, कि वो जो है वो क्लीनिनेस, जो सफाई कैसे रखनी है, खुद को साफ़ कैसे रखना है, अपने आसपास को साफ़ कैसे रखना है, ये हैबिट्स बच्चों के अंदर डेवलप की जाए, क्योंकि वो काफ़ी गरीब फैमिली से आते हैं। तो वहाँ पर जो है वो साफ़ सफाई इन सब चीज़ों का इतना बड़ा रोल नहीं होता, लोग इतना नहीं समझते। तो अगर बच्चे के अंदर ये हैबिट डेवलप हो तो वो क्लीन हाइजीनिक लाइफ स्टाइल उसका हो सकता है। और टेक्नोक्रेसी डेवलपमेंट, टेक्नोक्रेसी यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या ट्रेनिंग है वो उस बच्चे को एजुकेशन के थ्रू दी जाए, टेक्नो फ्रेंडली वो बच्चा हो जाए। तो कोऑपरेशन उसको बताया जाए कि यूज़फुल और बेटर सिटीजन बनने के लिए कोऑपरेशन काफ़ी ज़रूरी है। उसके अंदर कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन, इन सब की जो ये वैल्यूज़ है उसके अंदर डेवलप हो, यही ऑब्जेक्टिव थे एलिमेंट्री एजुकेशन के। तो अब बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जो वुड्स डिस्पैच है, ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय चार्ल्स वुड इन 1854। ये लिखा हुआ है ना वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, क्योंकि इसको चार्ल्स वुड ने 1854 में इंट्रोड्यूस किया था। इट वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये सबसे पहले आया था और ये बोलते थे कि हम नए गवर्नमेंट स्कूल्स को खोलें कुछ सेट प्लान बनाकर, ताकि बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट हो पाए, ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। और ये इंकरेज करते थे प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ को, और वो गवर्नमेंट एडेड भी हो, कुछ प्राइवेट इंटरप्राइज अपना पैसा लगाए, कुछ उन्हें गवर्नमेंट पैसा दे, इससे वहाँ की मेंटेनेंस भी अच्छी होगी। तो ये बोलते थे कि ऐसे प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ को जो है वो इंकरेज करना चाहिए। फिर उसके बाद आया हंटर कमीशन 1882 में, इन्होंने भी कुछ नॉर्म्स, कुछ कंडीशंस बताई, कुछ सजेशन दिए, लाइक डेफिनेट फंड फॉर प्राइमरी एजुकेशन शुड बी सेट असाइड बाय लोकल बॉडी। प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके लिए कुछ फंड जो है वो सेट किए जाए और वो लोकल बॉडीज़ जो है वो उनको देखे, वो जो है वो फंड अलग से सेट होने चाहिए। और लोकल बॉडी जो एरिया के जो भी लोग होते हैं, एमएलए या फिर जो गांव है, गांव के प्रधान है या कोई कस्बा है उसके चेयरमैन है, ये सब मिलके देखे कि जो डेफिनेट फंड मिले प्राइमरी एजुकेशन को भी। और गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड करे फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 50%, या फिर जो भी टोटल जो भी खर्च होता है प्राइमरी एजुकेशन का कम से कम उसका 33% तो अलग वो जो है वो सेट करके दें, ताकि बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छी हो पाए। अगर एफर्ट्स की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, बड़ौदा महाराजा या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए फॉर यूई कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। अगर ये लोग उस टाइम नहीं बोलते तो काफ़ी टाइम बाद भी पता नहीं ये सब सिस्टम आ पाता है नहीं, बच्चे जो एजुकेटेड हो पाते नहीं, ये इलिटरेसी चलती रहती। तो आगे हम इस यूई के बारे में हमने बताया है कि इसका मतलब है एजुकेशन सभी को मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। और इसको आर्टिकल जो 45 है उसके अंदर भी बोला गया है कि बच्चों को कंप्लीट 14 ईयर्स तक की एज में 6 to 14 जो है उनको जो है वो एजुकेशन मिले और वो फ्री एजुकेशन मिले। और इसके अंदर कुछ इश्यूज़ है जिनको फुलफ़िल करने की बात की गई, लाइक लैक ऑफ एडुकेट रिसोर्सेज, जो उनकी कमी है वो पूरी की जाए, ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन पॉपुलेशन उसको भी देखा जाए, और जो पॉवर्टी है पीपल की उनको देखा जाए, जो गर्ल की एजुकेशन उसमें जो जो रेजिस्टेंस आते हैं उनको दूर किया जाए, और पेरेंट्स की लिटरेसी अगर है तो उसका अफेक्ट ना पड़े बच्चों की लाइफ पर, उसका भी ये ध्यान रखते हैं। तो इसमें कुछ स्टेजेस दी गई, लाइक 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस थे जिनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यूई की इंपॉर्टेंट जो 3 स्टेजेस है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब है कि जो बच्चा है उसके वॉकिंग डिस्टेंस से जो है वो घर होना उसके जो घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक स्कूल होना चाहिए, ताकि उसको वो इजीली वॉकिंग डिस्टेंस यानी वॉक करके आसानी से जो है वो जा सके स्कूल तक, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि बच्चे के लिए कोई बस या रिक्शा कर सके पेरेंट्स की, वो आसानी से जा सके। तो ये प्रोविज़न इसके अंदर रखा गया कि हर बच्चा इजीली जो है वो स्कूल तक जा सके बाय वॉकिंग। इसके लिए जो है वो एरिया में पास में स्कूल बनाना, ये प्रोविज़न्स आए, ताकि 1 किलोमीटर के अराउंड एक प्राइमरी स्कूल हो, उसमें फैसिलिटीज़ हो। और काफ़ी सारे, क्योंकि जो बैकवर्ड रिमोट एरिया है जहाँ पर एक भी प्राइमरी स्कूल अभी तक नहीं है, तो यहीं पर बोला गया कि इतनी तो गवर्नमेंट जो है वो इतनी तक हेल्प करे कि वो फुलफ़िल कर पाए इस यूनिवर्सल प्रोविज़न को। और सर्व शिक्षा अभियान के अंदर भी ये सब चीज़ें
जो है वो रखी गई कि इस जो प्रोविज़न है इसको फुलफ़िल किया जाए, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंडर द सर्व शिक्षा अभियान वी कैन होप दैट 100% यूटिलाइजेशन इन दिस एस्पेक्ट कैन बी अचीव्ड, कि कुछ जो है वो हम ये नहीं बोल सकते हर जगह हम स्कूल बना देंगे, बट काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो एक स्कूल जो है वो इस तरह एरियाज़ के बीच में बनाया जा सकता है, अगर जो है वो गवर्नमेंट जो इन पॉलिसीज़ को, इन प्रोविज़न्स को मानकर चले। सेकंड था यूनिवर्सल जो इनरोलमेंट। इसका मतलब था कि जो बच्चे हैं जिनकी जो भी एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग वो स्कूल में इनरोल्ड हो, एज ग्रुप या मेंटल एबिलिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग वो उसी क्लास में एडमिशन ले जिस क्लास के उनका एज ग्रुप बैठता है या मेंटल एबिलिटी बैठती है। जो कुछ स्टेट हैं उनके कुछ डिफरेंट रूल्स भी है इसके अकॉर्डिंग, कुछ सोशल इकोनॉमिक कल्चरल हिंड्रेंसेस की वजह से कुछ और चीज़ें चेंजेस उन्होंने किए हैं, बट द मेन फैक्टर यहाँ पे यही आता है कि यूनिवर्सल इनरोलमेंट हो, बच्चे जो है वो एडमिशन ले, ये नहीं कि कुछ बच्चे रह गए उन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो काम के चक्कर में जो है वो बिल्कुल उन्होंने वो स्कूल कभी जा ही नहीं पाए। द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट इन रूरल एरियाज इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर जो है वो पेरेंट्स भी काफ़ी इलिटरेट होते हैं और जो है वो मेहनत मजदूरी इन सब पे ही वो जो है वो फोकस करते हैं, तो बच्चों को भी वो इसी में लगा देते हैं और बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो स्कूल में जा सके और साथ साथ काम भी कर सके। तो इसके कुछ मेन रीजंस है, लाइक इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स ही जो है वो इग्नोर करते हैं कि बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए या नहीं, या उनका जो है वो अलग एटीट्यूड हो जाता है एजुकेशन के प्रति कि फिर इसके बाद बच्चा काम नहीं करेगा, पढ़ लिख के अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा, तो इन चीज़ों को देख कर चलते हैं। और कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी इसके अंदर होती है। तो इन इंडिया जो इनरोलमेंट है इन क्लासेस का वो हमेशा डाइवर्स रहा है और ये डाइवर्सिटी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इसके लिए कुछ इफेक्टिव स्टेप लेने की ज़रूरत है। जो कोठारी कमीशन थे उन्होंने रिकमेंड किया था कि सिस्टम होना चाहिए प्री रजिस्ट्रेशन का, कि पहले ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, फिर उनके अकॉर्डिंग जो जो उनका मेंटल स्टेट है या जो उनका एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्लासेस में भेजा जाए। टीचर शुड टेक एन एनुअल सेंसस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हुज एज इज लेस देन प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन बाय 1 ईयर। वो एनुअल सेंसस करे, जाके देखे कि कितने बच्चे जो है वो एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चे रह जाते हैं, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या सोशल, क्या इकोनॉमिक, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सब वो देखते रहे, उसका एनुअल सेंसस करे और उसका रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को दे। दैट स्टूडेंट शुड बी गिवन एडमिशन द नेक्स्ट ईयर। स्टूडेंट को फिर जो एडमिशन नहीं लेते हैं उनको नेक्स्ट ईयर में आसानी से एडमिशन मिल जाए। बात करें यूनिवर्सल रिटेंशन, यानी कि आफ्टर ज्वाइनिंग द स्कूल अ चाइल्ड शुड रिमेन देयर अंटिल दे कंप्लीट देयर प्राइमरी स्कूल कोर्स, कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनरोलमेंट हो, वो इसका एक जो है वो स्टेज कंप्लीट हुई तो इसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए या इसका वर्क कंप्लीट हुआ। बच्चों का वहाँ पर रहना, अपनी एजुकेशन को पूरा करना, उसको बीच में ना छोड़ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो रिटेंशन है स्कूल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तीनों स्टेजेस जो है मिलाकर जो है वो बनाती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, और इसको ये फुलफिल करती है अगर ये तीनों स्टेज को जो है वो बच्चे फुलफिल कर पाए। स्ट्रैटेजीज बताए फॉर अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई गई, तो डिससेग्रेटेड टारगेट सेटिंग एंड डिसेंट्रलाइज माइक्रो प्लानिंग विच विल प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, डिससेग्रेटेड टारगेट सेटिंग और डिसेंट्रलाइज माइक्रो प्लानिंग। डिससेग्रेटेड टारगेट सेटिंग इसका मतलब है कि ब्रेक अपार्ट या फिर सेपरेट जो अलग प्लानिंग जो है वो चीज़ों को देख के की जाती है, और डिसेंट्रलाइज माइक्रो प्लानिंग यानी कि माइक्रो लेवल प्लानिंग की जाती है, जिसमें कि देखा जाता है कि जो एक सेंटर से लेके सब स्टेट लेवल तक ये प्रोसेस चले, डिस्ट्रिक्ट तक चले, फिर उसकी सब डिवीज़न हो तो ब्लॉक लेवल तक चले, फिर ये विलेजेस तक जाए। तो इस तरह की प्लानिंग की जाए कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो यूई है इसके अंदर जो भी प्लान्स है वो जो है वो बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक पूरी तरह सब डिवाइडेड होकर जो है हर जगह अप्लाई हो। जैसे अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो, ब्लॉक्स में भी अप्लाई हो, विलेजेस में भी अप्लाई हो। और स्ट्रेंथनिंग अल्टरनेटिव चैनल ऑफ स्कूलिंग सच एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि फुल टाइम स्कूलिंग को जो है अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। मिनिमल लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो है वो प्राइमरी और अपर स्टेजेस पर मिले, जिससे लर्नर का जो है वो अचीवमेंट इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो, मोटिवेटेड फील करे। और जो स्कूल फैसिलिटीज़ है उनको भी जो है वो इम्प्रूव किया जाए बाय रीवैम्पिंग द स्कीम ऑफ ऑपरेशन, लाइक ब्लैक बोर्ड हो या MIL स्ट्रेटजी उसके अंदर हो, लेवल ऑफ लर्निंग, इसको काफ़ी अच्छा किया जाए। तो ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और हम लिंक कर सके बिटवीन प्रोग्राम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, ECG, प्राइमरी एजुकेशन लिटरेसी, UE को, इस तरह के प्रोग्राम जो है वो बनाए जाए। एड्रेस कर सके हम मोर डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ एक्सेस, लाइक गर्ल्स हैं उनके लिए जो है वो एजुकेशन को एक्सेस करना, स्कूल में जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है।
तो वो हर्डन्स उनको ना मिले, वो डिसएडवांटेज ग्रुप में ना आए, या स्कूल से जो आउट हो जाते हैं चिल्ड्रन जो पढ़ाई नहीं कर पाते, गर्ल्स स्पेशली उसके अंदर ना जाए, इस पर भी फोकस किया गया। और रिस्ट्रक्चरिंग द टीचर ट्रेनिंग इन व्यू ऑफ चेंज स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम, जो भी चेंज होता है स्ट्रैटेजी या प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर के ट्रेनिंग को भी रिस्ट्रक्चर किया जाए, उन्हें अपग्रेड किया जाए, अपडेट किया जाए टाइम टू टाइम, ताकि जो नई स्ट्रैटेजीज बने, नई प्लान्स बने, उनके अकॉर्डिंग टीचर भी इतना ही ट्रेंड हो और वो उनको अप्लाई कर सके इजीली। अवेलिंग ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बेसिक एजुकेशन, के लिए बाहर का भी अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। लॉन्चिंग ऑफ नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन नीम, इसको भी लॉन्च किया जाए, नेशनल लेवल पर जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन मिले फ्री एंड कंपल्सरी। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी, जो यूई है ये एजुकेशन के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो आर्टिकल 45 है उसके अंदर भी यही बोला गया है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले बच्चों को। जो भी पॉलिसीज आई, आरटीए एक्ट है, हर जगह यही चीज़ें बोली गई है, तो इसको यूई फिल करता है। और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलती है अप टू 14 ईयर ऑफ एज, जब भी बच्चा जाता है, और बिफोर वी एंटर द 21st सेंचुरी, तब से ही ये बातें चलती आ रही है। और अकॉर्डिंग टू 93rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एलिमेंट्री एजुकेशन इज मेड अ फंडामेंटल राइट। 93rd अमेंडमेंट जो हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बोला गया था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है एक चाइल्ड का, एक स्टूडेंट का, कि उसको मिले। यूई के अंदर भी यही बोला गया है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे उसको नहीं छीनना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हर्डल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल, सोशल, कुछ भी वो दिक्कत हो, बट हमें उसको रिमूव करके उससे उसका जन्मसिद्ध अधिकार यानी उसे उसकी एजुकेशन देनी चाहिए। और यही एक राइट स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डायरेक्शन ऑफ यूई। यूई के लिए ये एक राइट स्टेप था कि इसको फंडामेंटल राइट जो है वो बना दिया गया था। इट इज़ होप्ड दैट बाय दीज एफर्ट द टारगेट ऑफ यूई विल बी अचीव्ड इन द नियर फ्यूचर। हम बस यही होप कर सकते हैं कि ये एफर्ट किए जाए, गवर्नमेंट और लोकल बॉडी ये सभी मिलकर एफर्ट करें, कोऑपरेट करें, ताकि जो यूई के टारगेट्स है ये फ्यूचर में जो है वो ये अचीव कर पाए। आगे देखें तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम, टीचिंग एग्जाम्स में यूई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। आपका आंसर पता भी लग गए होंगे अकॉर्डिंग वीडियो के अंदर जो चीज़ें फैक्ट्स बताई गई उनके अकॉर्डिंग। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूई, तो हमें पता है आर्टिकल 45। इसके अंदर यही बोला गया है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले बच्चों को फ्रॉम 6 to 14 ईयर। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूई, तो यूनिवर्सल एक्सेस, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये यूई का मतलब यही है कि जो एजुकेशन है उसका यूनिवर्सल एक्सेस हो पाए सभी को, चाहे वो विलेज में हो चाहे कोई बड़े एरिया में, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो आसानी से एजुकेशन उनको मिल पाए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर एनसीईआरटी, तो ये चारों ही इसके ऑब्जेक्टिव रहे हैं, लाइक इलिटरेसी ऑफ एजुकेशन, हेल्दी एटीट्यूड, इंप्रूविंग मैथ्स एंड साइंस, इसके लिए सब हमने वीडियो के अंदर पढ़ा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। एनसीईआरटी भी यही बोलती थी कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्री एजुकेशन के होने चाहिए। सॉरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।